दिल्ली में चाइनीज मांझा फिर ढा रहा है कहर। आईटीओ पुल पर एक और व्यक्ति की गर्दन कटी चाइनीज मांझे से। पुलिस का एक्शन। 56 चरखियों में से 43 राजगढ़ कॉलोनी से बरामद। पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ले में नजर नहीं आया चाइनीज मांझा। जाफराबाद में कोड लैंग्वेज के जरिए मिल रहा है चाइनीज मांझा। पुलिस कर रही है लगातार गश्त। यमुना में फिर से आने वाली है बाढ़। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया बड़ी मात्रा में पानी। यमुना किनारे बसे लोगों को हटने की दी सलाह। पांच राज्यों में दबिश के बाद अपहृत लड़की बरामद। पुलिस ने गुजरात से किया लड़की को बरामद। आरोपी ने लड़की के साथ किया दुष्कर्म। बाढ़ पीड़ितों को खाना बांटने से पहले गौतम गंभीर जिंदाबाद के लगे नारे। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी पार्टियां कर रही हैं इसकी निंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में सुबह फिर एक बाइक सवारी की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। घटना लक्ष्मी नगर के आईटीओ आने वाले पुल पर चढ़ते समय हुई। अमरजीत सिंह अपने बेटे को लेकर चाणक्यपुरी जा रहे थे। हालांकि समय रहते उन्होंने स्कूटी रोक ली और उनके बेटे ने गले में फंसा मांझा निकाल दिया। वह डॉक्टर के पास गए, वहां से घर लौटते और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और जांच की जा रही है। अमरजीत सिंह लक्ष्मी नगर के गुरु अंगद नगर में ही रहते हैं। वह एक प्राइवेट जॉब करते हैं। वह बेटे जसमीत को चाणक्यपुरी क्रिकेट एकेडमी ले जा रहे थे। आईटीओ ब्रिज चढ़ते समय अचानक उनके गले में मांझा फंस गया। अमरजीत उस समय गिरते गिरते भी बचे। उन्होंने बाइक साइड में लगाई और बेटे ने गले में फंसा मांझा निकाला। दोनों वहां से वापस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। पीड़ित का कहना है कि वह बाल बचे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पश्चिम बिहार में 7 साल की एक बच्ची की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद से पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने चाइनीज मांझा चोरी छिपे बेचने के लिए जिन जगहों की पहचान की है उनमें जाफराबाद भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने गीता कॉलोनी के पास राजगढ़ कॉलोनी में एक दुकान पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। पुलिस ने 43 चरखियां यहां से बरामद की हैं। मदनपुर खादर से भी 13 चरखियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा पुलिस अब जगह जगह मुनादी कर रही है और लोगों से अनुरोध कर रही है कि वे चाइनीज मांझा ना बेचें और ना ही खरीदें। उनसे ये भी कहा गया है कि अगर कोई चाइनीज मांझा खरीदता या बेचता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझा दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा है। निवासियों को सूचित किया जाता है औदकादी थाने की तरफ से कि कोई भी दुकानदार चाइना का मांझा दुकान पर ना रखे। ये सरकार की तरफ से बैन है। यदि किसी की दुकान पर अगर चाइना का मांझा रखा हुआ पाया गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज जब सुबह मैं अपने बेटे को लेकर उसकी क्रिकेट क्लास में जा रहा था तो जैसे ही मैं लक्ष्मी नगर से विकास मार्ग के ऊपर जा रहा था आईटीओ की तरफ, तो यमुना ब्रिज से पहले ही एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी गर्दन में कोई चीज़ ऐसे फंस गई है और बहुत तेज़ से मेरे को दर्द हुआ। ऐसा लगा कि किसी ने जैसे गर्दन पे मेरे चाकू चला दिया हो या कोई तेज़ धार से इसके ऊपर वार किया हो। तो एकदम से मेरे बेटे को पीछे बैठा था, उसको दिख गया कि कोई धागा आया है। उसने तुरंत ऐसे धागा पकड़ के और ऐसे हाथ को पीछे किया तो हमारे सर से ऊपर से निकल गया। तो मैंने तुरंत बाइक साइड पर लगाई है और मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा देख यहाँ क्या हुआ मेरे। तो उसने बोला कि पापा बहुत ऐसे लंबा सा एक कट लग गया है लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा है। तो मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मेरे बेटे ने मेरे को पानी पिलाया और फिर उस टाइम फिर हम फटाफट तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे। तो मेरी ये अपील है जनता से, कृपया वह चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। प्रशासन भी बहुत सख्त हो चुका है इस टाइम कि चाइनीज मांझे जो बेचेगा उसको भी सजा है और जो उससे पतंग उड़ाएगा उसको भी। पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ले में चाइनीज मांझा नजर नहीं आया, लेकिन जाफराबाद में अभी भी अंदर कोड लैंग्वेज के जरिए चाइनीज मांझा मिल रहा है। हम आपको बता दें कि चांद मोहल्ले में दुकानदार ने बताया कि यहाँ पर कोई भी चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है और पुलिस की भी गश्त लगी हुई है। पुलिस ने भी हर एक दुकान को चेक किया। पुलिस को कोई भी चाइनीज मांझा उनकी दुकान या गोदाम पर नहीं मिला है। सर कस्टमर तो आता ही है, कस्टमर तो मांगता ही आता है, बच्चा तो आता ही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मतलब फैक्ट्रियाँ भी बंद है दिल्ली की तो मेरे हिसाब से, तो फिर मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। सर माहौल तो गर्म है। कल हमारी दुकान पे साहब भी आए थे, एसीपी साहब वगैरह मैडम आई थी, उन्होंने अच्छी तरह चेक कराया
हमें बताया गया कि आपने नहीं बेचा। हम तो खैर शुरू से नहीं बेचते, कभी बेचा ही नहीं आज तक। तो और आए मतलब पूरी टीम ही थी, SHO साहब, विदेशी साहब। तो हमने कहा हम तो बेचते नहीं। उन्होंने चेक भी किया आराम से अपना, कोई हमने कोई का इशू नहीं है। उन्होंने कहा हमें चेक करना, हम करो जरा हमसे। नहीं पता कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है वो हम नहीं बता सकते ना। हम अपनी दुकान के बता सकते हैं ना जी, कि हमारी दुकान पे नहीं मिलेगा। तो क्या पूरे चांद मोहल्ले की अगर बात की जाए तो चांद मोहल्ले में कोई भी नहीं बेच? नहीं, कस्टमर की डिमांड है। कस्टमर की डिमांड तो है ही। क्या क्या डिमांड है पब्लिक की इस बार, क्या क्या है? सस्ती पतंग और अच्छा मान जाओ। पतंग थोड़ी सी महंगी है तो बाजार किस किस रेट में है? 5 रुपये 10 रुपये। पहले बच्चा 2-3 वाली ले जाता था, 5 से कम नहीं है। तो जब हम यहाँ से निकलते थे तो चारों तरफ पतंगे ही दिखती थी इन दिनों, 15 अगस्त तक। अब हम पूरी मार्केट में घूम के आए हैं, हमें मतलब काम बिल्कुल कम हो गया है। बिल्कुल कम, बहुत ढूंढने से ये दुकान मिली है हमें। चाइनीज मांझे को लेकर एक बार फिर मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली NCR में कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दुकान जो है चाइनीज़ मांझा बेच रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं चांद मोहल्ला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दुकान है, बाकी सारी दुकानें अगर बात की जाए तो बंद हैं। और जाफराबाद की अगर बात की जाए तो कोड लैंग्वेज के ज़रिए जो है चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए। पुलिस की गश्त जो है शुरू हो गई है। हमने दुकानदार से बात करी तो उन्होंने बताया कि कल भी पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पे हुई। पुलिस वालों ने खुद मुआयना किया और चेक किया कि दुकान के अंदर कोई भी चाइनीज़ मांझा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वहीं पश्चिम बिहार की अगर बात की जाए तो चाइनीज़ मांझे की वजह से एक की मौत हो गई। फ़िलहाल जो है पुलिस अभी गश्त कर रही है और साथ में देख रही है कि अगर किसी भी दुकान पर चाइनीज़ मांझा मिलता है तो उस पर किस तरह की पेनल्टी लगती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चांद मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं तो चांद मोहल्ले में अभी भी चाइनीज़ मांझा नहीं बिक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में वजीराबाद से लेकर अक्षरधाम तक एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना की तलहटी में बसे हजारों लोगों को पहले से पुश्ते के पास सड़क पर लाकर बसाया गया है। बहुत सी जगह दिल्ली सरकार द्वारा कोई मदद न मिलने के बावजूद लोग किनारों पर आकर बस गए हैं। यमुना का जलस्तर कम होने के बाद इनमें से कुछ लोग वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे थे, लेकिन अब हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद इन लोगों के लिए बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सुबह 11 बजे यमुना अब भी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही थी। उस समय यमुना का जलस्तर 205.25 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। ऐसे में हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में फिर से टेंशन बढ़ गई है। हथिनीकुंड बैराज से पानी के दिल्ली पहुंचने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। हथिनीकुंड बैराज से कुल 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 13 जुलाई को जब यमुना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल पर 208.66 मीटर पर पहुंची थी तो हथिनीकुंड बैराज से 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इससे दिल्ली में कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। इस तरह एक बार फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हथिनीकुंड बैराज से शनिवार सुबह ही ज्यादा पानी छोड़ने की शुरुआत हो गई थी। हालांकि सुबह 8 बजे 6,08,357 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन 9 बजे 1,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 10 बजे 2,09,000 और 11 बजे 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद दोपहर बाद 2,90,000 तक पानी छोड़ा गया। इससे यमुना का जलस्तर एक बार फिर से 207 मीटर से ऊपर जाने की संभावना है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे यमुना के किनारे पर रह रहे लोगों को चेतावनी जारी करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करें। आपको बता दें कि 25,000 लोग पहले से ही राहत शिविरों में रह रहे हैं। गांधीनगर और गीता कॉलोनी इलाके में मुनादी करके लोगों से कहा गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि यमुना में फिर बाढ़ आने वाली है। उत्तर पूर्वी जिले के थाना दयालपुर पुलिस ने अपहृत लड़की को 15 दिन बाद गुजरात से बरामद कर लिया। 3 जुलाई को अपहरण के बाद पुलिस करीब 3500 किलोमीटर तक 5 राज्यों में लगातार दबिश देती रही। इसके बाद लड़की की लोकेशन गुजरात के बड़ोदरा में मिली। पुलिस टीम ने बड़ोदरा पहुंचकर अपहरणकर्ता 22 साल के मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया। आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया है। ऐसे में पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा भी जोड़ी है। डीसीपी डॉक्टर जॉय ट्रिकी ने बताया कि 3 जुलाई को दयालपुर में एक शिकायत मिली, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी बेटी का मुजम्मिल ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। टीम ने आरोपी के सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू की। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों से भी आरोपी की जानकारी मिली। पुलिस की टीम ने आरोपी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में छापेमारी की। इस बीच आरोपी की लोकेशन बड़ोदरा में ट्रेस हुई।
दिल्ली में आई बाढ़ आपदा के बाद सभी पार्टियां अब बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन वितरण से लेकर जरूरी सामान को बांट रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व महापौर विपिन बिहारी जहां एक तरफ लोगों को सांसद गौतम गंभीर की तरफ से भोजन वितरण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह छोटे बच्चों को भोजन वितरण करने से पहले उन्हें यह बता रहे हैं कि यह भोजन हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। भोजन वितरण से पहले ही पूर्व महापौर विपिन बिहारी ने छोटे बच्चों को यह कहा कि पहले वह सांसद गौतम गंभीर के लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, उसके बाद उन्हें भोजन वितरण किया जाएगा। इसी वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे ने कहा है कि बहुत ही शर्म की बात है कि बच्चों को भोजन वितरण से पहले सांसद गौतम गंभीर की जय बुलवाई जा रही है, जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। आप सरकार में बैठे हो, आपको सभी की मदद करनी चाहिए। इस आपदा में भी भाजपा को आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर राजनीति नजर आ रही है, यह बहुत ही निंदा का विषय है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित महरोलिया ने कड़े शब्दों में भाजपा के इस वीडियो को देखने के बाद घोर निंदा की है और बाढ़ को भाजपा प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री से ही भाजपा सीख रही है कि आपदा को कैसे अवसर बनाया जाए। रोहित महरोली ने पूरी भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि वह राहत कार्यक्रम और प्रचार कार्य ज्यादा कर रहे हैं। सभी नेता अपने अपने बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि वह उनकी मदद कर रहे हैं, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। यही पैसा यदि वह प्रचार की जगह राहत कार्य में लगाते तो लोगों को शायद कुछ ज्यादा मदद मिल पाती। सांसद कैसा हो, कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। हाँ, आज सुंदर भोजन चावल और छोला हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था किया गया है। कितना शर्मनाक काम इनके नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। चंद मुट्ठी भर बच्चों को और लोगों को भोजन खिलाने से पहले अपने सांसद बीजेपी के सांसद की जयकारा लगवाया जा रहा है, बीजेपी की जय लगवाई जा रही है। उसके बाद उनको जताया जा रहा है कि देखिए हम आपको भोजन दे रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। आप सरकार में बैठे हैं, आपको सरकार की तरफ से उनको मदद पहुंचानी चाहिए थी। ये आपकी बहुत बड़ी विफलता है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कि दिल्ली में इतनी बड़ी बाढ़ आई है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और आज उनको जो है इस आपदा में भी किस तरह से आपको अपना अवसर दिखाई दे रहा है, इस आपदा में भी आपको राजनीति दिखाई दे रही है। हम उसकी भरे शब्दों में भर्त्सना करते हैं और इन नेताओं को खिलाफ इनको जो है जनता को देखना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर समय राजनीति सूझती है। लोग इंडिविजुअल अपने कार में आ रहे हैं, खाने का सामान लेकर आ रहे हैं, लोगों को बांटते हैं और कोई फोटो नहीं खिंचा रहे, कोई नारे नहीं लगा रहे, चले जाते हैं। कपड़ा लेकर आते हैं और राहत सामग्री लेकर आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मोदी जी से ये सीखा है, गुण सीखा है कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है, कि राजनीतिक अवसर कैसे ढूंढा जाता है। ये राजनीतिक अवसर के तौर पे ये लोग देख रहे हैं। तो आज इनको चाहिए कि लोगों की मदद करें निस्वार्थ भाव से। इनके सांसद जी पूरे इस आपदा की घड़ी में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कहीं कमेंट्री करने के लिए, मैच खेलने के लिए कहीं चले गए होंगे, लेकिन आज लोगों ने जिनको चुना था वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। उनके चेले यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि जो ये बता रहे हैं, देखो जी ये खाना किसने भिजाया है, माननीय सांसद जी ने भिजाया है। आप उनकी जय जयकार करो। पहले रोटी वो निवाला मुंह में बाद में जाएगा आपके, पहले आप उनके सांसद जी की जय जयकार करो। कितनी शर्मनाक बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर और जो कार्यकर्ता काम करते हैं, हम लोग कभी जिंदाबाद कराने में विश्वास नहीं करते। कभी हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि अगर हम फ्रंट में काम कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए तो हम अनिल वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगवाएं। ऐसा हमारी पार्टी का मानना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ ये कहना है कि लोगों की मदद कीजिए, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद, क्योंकि खाना बांटना एक अच्छी बात है। और पार्टी कहती भी, पार्टी ने कहा भी है कि बाढ़ पीड़ितों के जाकर बीच में काम करो, उनमें खाना बांटिए, बिस्कुट बांटिए, जो श्रद्धा से कर सकता है। और पार्टी काम कर रही है, क्योंकि पार्टी ये कभी नहीं कहती है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप नारे अपने लगवाइए। नारों में भारतीय जनता पार्टी नारों में विश्वास नहीं करती। नारों में केजरीवाल विश्वास करते हैं, कांग्रेस विश्वास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो काम करने में विश्वास करती है। और ऐसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस पर विश्वास।
इलाकों में कुत्तों के काटने के मामले नए नहीं हैं। आए दिन हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने के मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में इन कुत्तों से लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि कुत्ते काफी ज्यादा हैं जो जगह जगह गंदगी करते हैं, साथ ही आते जाते लोगों को काटते भी हैं, लेकिन इस पर एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही कई बार कुत्ते के काटने के बाद लगने वाले रेबीज के इंजेक्शन की भी कमी हो जाती है, तो समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इलाकों में जो भी कुत्ते हैं उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें यूं ही वापस इलाकों में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कहीं और ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए उनका इलाज के बाद उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। देखिए, हमारा कुत्ते सभी जगहों पर हैं और भीखम सिंह कॉलोनी, न्यू संजयमर कॉलोनी में ज़्यादा हैं। कुत्ते रहने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ते हैं, लेकिन वो किसी के पालतू नहीं है। लेकिन वहाँ से उसके बाद जब कोई बच्चा निकलता है, कोई लेडीज़ निकलती है, कोई बुजुर्ग आदमी डंडा लेकर निकलता है, तो वो उसको चिपट जाते हैं, उसको काट खाते हैं। और काट खाने के बाद फिर उस आदमी को क्या सफ़र करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं है। दिल्ली सरकार दावे तो बड़ी बड़ी करती है, केजरीवाल साहब ये कहते हैं मेरे हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल हैं, लेकिन एक रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं मिलता, उसके लिए भी दूसरे अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं। लोगों आज सुबह 3 जनों को काटा कुत्तों ने गली नंबर 3 में। यहाँ कुत्तों की बहुत दिक्कतें हो रही है, बच्चों को काटते हैं, गंदगी फैलाते हैं कुत्ते यहाँ के। ये अभी 2-3 दिन हुए हैं, बच्चे दिए कुत्तिया ने। हाँ, पालतू कोई नहीं है, ये आवारा कुत्ते हैं। ये इंजेक्शन नहीं देते, हेड वाल में इंजेक्शन नहीं है, कहते जीटीबी जाओ, जीटीबी में कहते अभी है नहीं, 2 दिन बाद आओ। इंजेक्शन बाहर से लगवाना पड़ता है, महंगा इंजेक्शन आता है, 1400 रुपये एक इंजेक्शन है। कुत्तों की बहुत परेशानी है यहाँ पे। आम लोगों को काट जाते कुत्ते, मगर कोई सुविधा कर रखी नहीं है, कोई भी इनका कोई पकड़ने का, ले जाने का। हाँ, रात में भी होती, दिन में भी होती है। दिन के अंदर भी कुत्ते परेशान करते, रात में भी परेशान करते, नए लोगों पे भी भौंकते और किसी भी आम जाने आने वाले के सबके ऊपर काटते हैं। अब क्या कर सकते बताओ, अब उसकी कोई सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। अब इनको बस छोड़ रखा है, किसी के पालतू नहीं है, सब बिना पालतू कुत्ते हैं, मगर परेशानी सबको है। टमाटर के दामों में अब थोड़ी कमी देखी जा रही है। जहां थोक की मंडी में टमाटर 30 से 70 रुपए किलो पर आ चुका है, वहीं गलियों में सब्जियां बेचने वाले अब इसे 100 से 120 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। जब हमने खरीदारी करने वाले लोगों से बात की तो उनका कहना था कि टमाटर तो लेना ही पड़ रहा है, बस क्वांटिटी कम कर दी गई है। अब टमाटर सस्ता तो हो रहा है, लेकिन 20 का टमाटर अभी भी 100 के पार है, जो और ज्यादा सस्ता होना चाहिए। वहीं दुकानदार कहते हैं कि वो अभी मंडी से टमाटर लाते हैं, जिसके बाद काफी टमाटर सड़े गले निकलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा महंगा तो बेचना पड़ता है और लोग खरीदते भी हैं। सब्जियां तो सभी महंगी हैं, टमाटर है, तोरी है, घिया है, सब महंगा ही है। टमाटर 120 रुपये किलो। अरे बिक रहा है, हल्का भी है, हल्का है 50-60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। अच्छा टमाटर 120 से कम, पहले कम आ रहा था, अब भी वैसे टमाटर तो बीच में कम आया था, इसलिए तो महंगा हो गया। नहीं, हल्का टमाटर किसी का ले लो, हम तो इससे कम ना बेचते। वो टमाटर पहले तो 200-220 भी लिया है और 100 रुपये हो गया, तब भी हम वही खाना दे रहे हैं अभी उसी रेट में। हाँ, नहीं, मेन्यू में रेट नहीं बढ़ाया, रेट बढ़ा दे कस्टमर नहीं आएंगे, फिर वही है ना, हमने सब्जी लेनी पड़ रही है, फिर भी हमको थोड़ी राहत मिली है, ज़्यादा नहीं। पहले तो हमारे पास आता था 20-25 रुपये किलो, मैंने 18 भी खरीदा है, अब 120-200 भी खरीदना पड़ा मेरे को, 220 भी लिया हमने। वहाँ का भी हमने देखा नहीं, हमारा जैसे मंडी से आता ही है, अब थोड़ा सब्जी चाहिए होती है हमारे को कभी उस रेस्टोरेंट के लिए, तो हमें फिर खुद जाना पड़ता है खरीदने के लिए। हाँ, नॉर्मल रेट इतना ही रहना चाहिए, पहले हमने इतना ही था, हमने लिया सब्जी खुद 20 रुपये किलो, तो इतना ही रहना चाहिए। मैडम टमाटर यही चल रही है कि वहाँ की मार्केट है 70-80 रुपये किलो वहाँ पर है, उस मंडी में उसमें हल्का भी निकल ले। 25 किलो टमाटर में बुझो कि 15 किलो सही निकल ले, 15 किलो खराब, वो 10 किलो खराब निकल ले, इसलिए महंगे चल रहे हैं। और जो बरस हम लोग गली लोग तो 50 भी बिक रहा है और 60 भी बिक रहा है, 100 भी बिक रहा है। जो 100 रुपये किलो और 60 रुपये किलो वो हल्का है। ये देखो ऐसे निकलते जो करेटो टमाटर भी होती है ना, ये अगर ये ना निकले तो टमाटर 60 में भी पड़ता है, 70 में भी पड़ता है, पर ये निकल रहे ज़्यादा, ये कोई लेता नहीं है, खराब है, सड़ा हुआ है, ये फेंकने वाला है। मौसम का मिजाज इस समय बिगड़ा हुआ है, कभी बरसात और कभी चिलचिलाती धूप। ऐसे में बीमारियों का डर भी बना हुआ है और इलाकों में गंदगी भी लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, ऐसे में इलाके में गंदगी फैली रहती है। वहीं इलाके की काउंसलर ज्योति रानी का कहना है कि कूड़ा तो रोज उठ रहा है, लेकिन लोग कूड़ा गाड़ियों में डालने की बजाय सड़क पर खुले में डालते हैं, जिससे इलाके में गंदगी फैलती है। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है।
मैम समस्या पहली बात तो ये है कि ये स्कूल बगल में है, ठीक है, और साथ ही साथ में अंदर खंडर मकान बना हुआ है, और मकान के अंदर आप खोल के देखो ना शटर, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आपको, और वीडियो के अंदर आप देखो खुद को कितना कूड़ा है, इतने जानवर अंदर छोटे छोटे घूम रहे हैं। अगर बच्चा यहाँ से कोई बाहर निकलता है, अगर सांप वाप कुछ को काट लिया, पीछे की जो दीवार है अगर वो स्कूल की तरफ गिरती है, बच्चा पीछे पानी पीने आया है, उनके ऊपर गिर जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने कंप्लेंट भी करी है 3 बार। इनकी जो ओनर है उनको भी बोला है मैंने यहाँ पे आके कि सर इसको कराओ, वो कहते हैं हमारे घर में सत्संग है, वो कहते हैं हमारे घर में अभी टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कंप्लेंट करके थक चुका हूँ। मैंने सुभाष लाला जी हैं जो उनको ही बोला था मैंने, और इनके जो लैंडलॉर्ड है उनको ही बोला था, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैम ये तो समय पे फिलहाल उठती है, बाकी ये है कि संडे टाइम पे जो ऑफ होता है तो कोई आता ही नहीं है उस टाइम पे, बाकी ये टाइम टू टाइम बंदा यहाँ साफ़ करते रहते हैं। मैम मुझे पता है कि ये बरसात का मौसम है, लेकिन जो हमारे मेट्रो वेस्ट वाले हैं जो गाड़ियाँ कूड़ा उठाते हैं, मेन एक्चुअली जो यहाँ पे गाजीपुर वो जो हमारा कंपेटर वहाँ पे गाड़ी पहुँच नहीं पा रही हमारी, क्योंकि यहाँ बारिश में यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी स्लिप हो रही हैं। लेकिन मैंने अपने मेट्रो वेस्ट वालों को स्पेशल उनको बोल रखा है कि जहाँ भी गंदगी हो, देखो मैंने अभी संजय भाती जी हमारे जो NSA कॉलोनी देखते हैं, मैंने उनको अभी मतलब जैसे देखो मैंने अभी यहाँ कूड़ा भरा हुआ था, मैंने उनको बुलवा के देखो अभी उठवाया है। और ऐसे मैं मेट्रो वेस्ट वालों को मैंने बुलाती हूँ, उनको हैंड टू हैंड में उनको बोलती हूँ उठवाओ आप। एक्चुअली मैम ये ऐसा है कि मैं उठवाती हूँ, लेकिन यहाँ की जो जनता है थोड़ा जागरूक नहीं है। हम सोच रहे हैं इनको जागरूक करने की थोड़ा इनको चाहिए होता है। मैं संजय जी को बोलता हूँ आप एक घर जाइए, उनको बोलो देखो आपने ऐसा, अभी मैंने कूड़ा उठवाया लेकिन पीछे से कोई आएगा थैली में बांध के कूड़ा फेंक के चला जाता है, ये जागरूक की कमी तो है। यमुना पार के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में आज एक करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर SC, ST और OBC छात्रों को जिन्होंने 10th और 12th में 74+ % हासिल की है, उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और उनकी करियर काउंसलिंग भी की गई। भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ काउंसलर आए हुए थे और उन सभी बच्चों को करियर में आगे क्या करना है उसके लिए काउंसलिंग की गई। लगभग 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 300 बच्चों के आसपास यहां पहुंचे। देखा जाता है कि बहुत से बच्चों की पढ़ाई फाइनेंशियल कमी की वजह से भी पूरी नहीं हो पाती, जिसको देखते हुए इस आयोजन में दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित कई बैंकों के भी कैंप लगे, जहां बच्चों को आसान तरीके से एजुकेशन लोन से लेकर अन्य बातों के लिए बैंक द्वारा डायरेक्ट काउंसलिंग की गई और उन्हें समझाया गया। जो बच्चे हैं 10th और 10+2 जो इस साल पास किए हैं, जिन्होंने 75% से ऊपर मार्क्स सिक्योर किया है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है और उनके लिए करियर काउंसलिंग, बच्चे 75% से ऊपर लाए मेरिटोरियस बच्चे हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, जिससे कि आगे उनको मनोबल बना रहे। और करियर काउंसलिंग इसलिए कि बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं इस समाज से कि उनको पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, या उनको लगता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और उसमें जो है उनका जो गोल्डन पीरियड होता है वो चला जाता है। तो ये करियर काउंसलिंग अभी हम आप देखिएगा वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग हैं, है ना, कुछ जो IAS IPS का फ्री कोचिंग कराते हैं, सब लोग हैं, वो राजस्थान से आए हैं करियर काउंसलिंग के लिए। सुविधा ये है कि आज जो दलित समाज के बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया है और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उन सब का यहाँ स्वागत है। उनको और मोटिवेट करने के लिए ये सब कार्यक्रम रखा गया है और कैरियर काउंसलिंग के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर काउंसलिंग होगी तो एक आप अच्छा अपना कैरियर चुन सकते हैं, और अगर आप अच्छा कैरियर चुनेंगे तो आप एक सफल प्रोफेशनल बन सकते हैं, और अगर सफल प्रोफेशनल बन सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं और देश को कल आने वाले भविष्य को भी आप सुनहरा बना सकते हैं। उसी के लिए ये आयोजन रखा गया है। उसके लिए तो देखिए सरकार का ये काम है, वो लोग जो बेचारे इतना मेहनत करके पहुँचते हैं उनको अभी वो अवगत ही नहीं है इन सुविधाओं से। तो यहाँ पर जो आज स्पीच या जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें भी ये बताया जाएगा कि आप कैसे उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं और उनकी मदद कैसे की जा सकती है। इतने हमारे समाज के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन किया जाएगा और काउंसलिंग भी होगी। इस तरह का ये प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए, क्योंकि ये जागरूकता लेकर आते हैं समाज में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा समाज पहले से ही बहुत दबा कुचला शोषित रहा है, तो हमारी कोशिश है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो बाबा साहब के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पे चले। जो ये लोग हैं ये भी अपने कुछ भी जानकारी चाहते हैं हम प्रदान कर सकते हैं, उनका खाता भी खोल सकते हैं, फॉर्म भर लेंगे, हम खाता खुलवा के उनको दे देंगे। ये सब है जो हमको अप्रोच कर सकता है। हमारी ब्रांच शाखा इसी के अंदर है, कैंपस के अंदर है। आज यहाँ पर हमने कैंप लगाया है बच्चों के लिए, जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं या हाउसिंग लोन भी या कार लोन के लिए, जो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
क्या नाम है लोन प्रोवाइड कर रही है बच्चों को। ये हम लोगों ने जो हमारा अकाउंट ओपनिंग हो गया, सेविंग जिसके कोई सेविंग खाता नहीं है, और जैसे सैलरी अकाउंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है प्रीमियम पेरोल अकाउंट्स, जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको अगर कोई रिटेल लोन लेते हैं आप, जैसे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, उस पर्सनल लोन, प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे भी आपको वेवर मिल रहा है इफ़ यू आर हैविंग अ सैलरी अकाउंट विद अस। पूर्वी दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में करीब 50 साल पुराने मंदिर की छत जो कि क्षतिग्रस्त थी, उसको बनाने के लिए मंदिर समिति द्वारा अपना काम कर रही थी। लेकिन देर शाम उस समय हलचल मच गई जब वहां पुलिस ने काम को रुकवाने का प्रयास किया, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद मंदिर समिति ने काम तो पूरा किया, मगर पुलिस फोर्स अभी भी मंदिर के आसपास तैनात है। मंदिर कमेटी के लोगों की माने तो यह मंदिर सन 1972 से उनकी जमीन पर बना हुआ है और काफी समय के बाद छत क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको दोबारा से बनाया जा रहा था। ना जाने क्यों पुलिस को इस कार्य पर आपत्ति हुई और उन्होंने इस काम को रोकने का प्रयास किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर साल इतनी कावड़ चढ़ती हैं सावन के अंदर, बहुत शिव भक्ति, यहाँ काफ़ी पुराना शिवलिंग है यहाँ पे, वहाँ कावड़ भी चढ़ती हैं। यहाँ 10 रुपये में प्रतिदिन रसोई का भी व्यवस्था चलती है, जो कम से कम हज़ारों आदमी यहाँ पर कम से कम डेली प्रतिदिन भोजन करते हैं। अपने गरीब व्यक्ति, कोई जिनको ज़रूरतमंद है, वो सब यहाँ भोजन करते हैं। और पूरे क्षेत्र के अंदर इतने लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं कि आप सुबह आएंगे देखेंगे तो काफ़ी भीड़ मंदिर पर रहती है। तो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। हम भी क्षेत्रवासी हैं, हम भी यहाँ के लोकल हैं, हमें भी काफ़ी टाइम से यहाँ मंदिर देख रहे हैं। कम से कम 50 साल से मंदिर ऐसे ही चल रहा है। बस खाली इसका रिनोवेशन दोबारा हुआ है, उसके ऊपर ये इतना उन्होंने मतलब है कि आप दोबारा नया बना रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। ऐसा भी पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा जी आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम? हमारी ज़मीन, ये यहाँ कोंडली गाँव की ज़मीन थी, लगभग 50 साल पहले से ही किसानों ने इसमें जो अपना पेड़ लगा रखा था, यहाँ पे पूजा करते थे, तब से यहाँ करते आ रहे हैं। उसके बाद कॉलोनी बसी है, फिर पूरी कॉलोनी वाले इसमें जो हमेशा डेली पूजा करते हैं। यहाँ कम से कम भी 1000 आदमियों का भोजन डेली बंटता है। आप देख रहे हो, बहुत पुराना मंदिर है। लाल बिहारी तिवारी जी जो सांसद थे, उससे पहले की छत इसमें पड़ी हुई थी, वो भी यहाँ आके गए हुए थे। हमने रेगुलाइज के लिए भी करा था इसमें, आप अगर ज़मीन हमारी है, अगर इसमें भी कोई ऐतराज़ है तो आप हमारा फंड लो, इसे जमा करो। ये सब ज़बरदस्ती से पुलिस कर रही है। ये पुराना मंदिर है, 50 साल पुराना मंदिर है। हम इसकी छत चोने लग गई थी, भगवान जी पे पानी गिर रहा था, तो हमने इसकी छत दोबारा से डाली है। इसी पे पुलिस वाले आके खड़े हो गए कि आप छत नहीं डालोगे। मैंने कहा जी रिपेयर तो हम कर ही सकते हैं, कोई भी किसी भी मकान को रिपेयर तो कर ही सकता है। ये पूरे क्षेत्र में SFS है, यहाँ सामने माईजी फ्लैट है, गड़ोली है, एक ही तो यहाँ एक बड़ा मंदिर है ये पुराना होने के नाते। तो इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे थे, इसी बात पे पुलिस आके यहाँ हमें परेशान। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।